आज हमारे साथ जुड़े हैं सेलिब्रिटी एंकर आरती पित्रोड़ा जी, जो कि बिलोंग करते हैं पुणे महाराष्ट्र से। इन्होंने कई लेवल पर शोज़ किए हैं, जैसे कि नेशनल और इंटरनेशनल, और इनकी प्रभावशाली एंकरिंग सबको मोह देती है। Hello, Namaste Dimple ma'am. Good evening and hello. This is anchor Aarti Pitroda here from Pune, Maharashtra. And आज कुछ भी बोलो, चक दे पट्टे, यूँ कर लेंगे। रात को आधी रात को 3 बजे भी बोलो तो एंकरिंग कर देंगे। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपको कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, और कभी ऐसा टाइम आया जब आपको ऐसा लगा कि अब तो मुश्किल हो रहा है आगे बढ़ना, या जब आपको कोई डिसीजन लेना पड़ा, तब कैसा समय? लाइफ में जितने भी चैलेंजेस आते हैं ना, वो अगर हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो इट्स नॉट पॉसिबल। कहते हैं ना कि बहुत कम पेमेंट या ज़ीरो पेमेंट में भी मैंने काम किया है, लेकिन आज वो ज़ीरो पेमेंट्स के आगे भी काफ़ी नंबर्स भी लगते हैं। सारे हमारे फीमेल व्यूअर्स हैं, उन्हें भी आपसे सीखने को मिलेगा कि अपनी लाइफ को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स रास्ता तो कभी आसान नहीं, तो मतलब आपके अकॉर्डिंग एक एंकर को स्पॉन्टेनियस रहना, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है। ऑन द स्पॉट आपके सामने कोई भी चैलेंज आ सकता है। और आज हमारे साथ जुड़े हैं सेलिब्रिटी एंकर आरती पित्रोड़ा जी, जो कि बिलोंग करते हैं पुणे महाराष्ट्र से। इन्होंने कई लेवल पर शोज़ किए हैं, जैसे कि नेशनल और इंटरनेशनल, और इनकी प्रभावशाली एंकरिंग सबको मोह देती है। तो आज हम जानेंगे आरती पित्रोड़ा जी की कहानी उनके ही ज़बान में। Hello, Namaste Dimple ma'am. Good evening and hello. This is anchor Aarti Pitroda here from Pune, Maharashtra. आरती मैम, आपकी एंकरिंग की शुरुआत कैसे हुई? फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो लाइफ में सोचा ही नहीं था कि मैं एंकर बनने वाली हूँ, बिकॉज़ मैं जब छोटी थी ना, तो मेरे फीचर्स इतने शार्प नहीं थे। इवन लोगों के बहुत ही सपने होते हैं बच्चों के, बड़े हो के हम ये बनेंगे वो बनेंगे, लेकिन आई एम बिलोंग फ्रॉम गुजराती फैमिली फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड मेरे जो पापा मिस्टर मोहन पित्रोड़ा फ्रॉम पुणे, तो पापा को अपनी लैंग्वेज को लेके बहुत प्यार था कि हम हमारे बच्चों को गुजराती मीडियम में ही सिखाएंगे, इंग्लिश मीडियम में जाने नहीं देंगे। तो मैंने मेरी पढ़ाई गुजराती मीडियम 10th तक की। उसके बाद मेरा जो कॉलेज का लेवल था वो फिर मेरा इंग्लिश मीडियम में हुआ। एंड उसके बाद भी ये भी नहीं पता था कि हाँ अभी भी मैं एंकर बनने वाली हूँ, लेकिन बहुत सालों के बाद, जैसे हर एक लड़की का एक सपना होता है कि मेरा जीवन साथी हो, मेरी शादी हो जाए और उसके बाद भी मैं कुछ बन पाऊँ। लेकिन ये सब पड़ाव पार करने के बाद एक एंकरिंग लेवल ऐसा आया कि जब एक मुकाम ऐसा भी था कि मुझे स्कूल में जॉब करनी पड़ी। तो स्कूल में जैसे ही मैंने जॉब करनी मैं शुरुआत की, मैंने स्कूल में जो करियर की, तो उसमें बीच बीच में एनुअल डेज होते थे। एंड आई वाज लाइक दैट, आई कैन से कि एक मल्टी टैलेंटेड जो भी चीज़ें थी वो एक बार मीन्स हमारे साथ जब होती है ना, तो अपने आप वो क्रिएटिविटी नज़र आ जाती है, जबकि हमें पता भी नहीं होता है कि हमें ये हिडन टैलेंट है करके। तो कोई भी स्कूल में काम आता था ना, तो आई नेवर सेज नो। नो मीन्स NO, नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि लोग थोड़ा सा बहाना मार के काम को इग्नोर करते हैं, चले जाते हैं। बट मैंने सोचा नहीं, कुछ तो होगा, चलो कुछ तो नया सीखते हैं। ऐसे ऐसे मैं आगे बढ़ी। एंड ऐसे ऐसे मुझे, जैसे कभी कभी मैंने काउंसलिंग की पेरेंट्स की, कभी कभी बच्चों की काउंसलिंग की। तो ये माहौल में मेरे जो सीनियर टीचर्स थे, सीनियर ट्रस्टीज थे, उन्होंने भी मुझे काफ़ी साथ दिया, मुझे आगे बढ़ाया। इवन मैंने स्कूल में जॉब करने के साथ साथ आगे पढ़ाई भी की। तो उसके बाद में एनुअल डेज़ आते हैं स्कूल में, तो धीरे धीरे वहाँ पर भी मैंने थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट चालू किया। एंड फर्स्ट टाइम एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि किसी टीचर को एंकरिंग करना था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो वो माइक मेरे हाथ में थमा दिया कि अरे आरती, तुम्हें सब करना है। तो फर्स्ट टाइम मैंने माइक लिया ना मैम, तो लिटरली माई हैंड वॉज लाइक शिवरिंग। मेरे हाथ इतने काँप रहे थे कि, एंड सामने इतने सारे ऑडियंस बैठे थे, लेकिन कहते हैं ना कि नहीं आज तो कुछ करना ही है। अरे हमें डर भी लगता है कि अरे हमने कुछ गलत बोल दिया तो। एंड बच्चों को देख के ना सब भूल गई मैं। तो जैसे ही वो फर्स्ट टाइम जो शिवरिंग वाला जो स्टेज था, वो आज भी मुझे वो पल याद है। एंड आज कुछ भी बोलो, चक दे पट्टे, यूँ कर लेंगे। रात को आधी रात को 3 बजे भी बोलो तो एंकरिंग कर देंगे। तो एक वो लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है। तो वो स्कूल के करियर से
मेरी शुरुआत हुई जॉब के करियर से। बिल्कुल, मतलब Yes. आपने ये पूरा प्रोसेस में खुद को पूरी तरह डेवलप किया और खुद Yes, के स्किल exactly. को आगे बढ़ाया। यही हमें सीखने को मिलता है कि अपनी स्किल को हमें Yes. छोड़ना नहीं है। जैसे आपने बताया एक टर्निंग पॉइंट आया, वहाँ आपको Yes. रियलाइजेशन हुआ, वो रियलाइजेशन ही आगे हमें बढ़ाता है। एग्जैक्टली। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपको कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, और कभी ऐसा टाइम आया जब आपको ऐसा लगा कि अब तो मुश्किल हो रहा है आगे बढ़ना, या जब आपको कोई डिसीजन लेना पड़ा, तब कैसा सिनेरियो था? सी लाइफ में जितने भी चैलेंजेस आते हैं ना, वो अगर हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो इट्स नॉट पॉसिबल आगे बढ़ना। एंड जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा कि स्कूल की लाइफ से मैंने शुरुआत की, लेकिन उसी के साथ जैसे पहले कि मुझे पता ही नहीं था कि मैं एंकरिंग कर पाऊँगी, तो जैसे जैसे मेरे कुछ समाज के लोग हैं या फिर जैसे लाइफ में बहुत सारे ऐसे हमें वेल विशेस मिलते हैं कि नो यू कैन डू इट, राइट। तो ऐसे ऐसे मेरे कुछ कुछ वेल विशेस थे, उन्होंने मुझे गाइड किया, आरती अगर आप फ्री हो तो चलो ट्राई करते हैं। जैसे कि स्कूल में उन्होंने पहचाना ये कि नहीं, ये मैम में कुछ तो है, इनके वर्ड्स, इनके प्रोनाउंसिएशन मज़ा आ रहा है, यू नो। एंड मैम ओनली एंकरिंग करना नहीं होता है, उसके साथ बहुत सारे स्किल्स होते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस। अभी कहते हैं ना कि कुछ बातें याद करते हैं ना तो कभी कभी आंखें गीली हो जाती है, लाइक दैट। कि कभी ऐसा भी मुकाम देखा है कि आपकी जेब में ना मैम 100 रुपया भी नहीं होता है खर्च करने के लिए। ऐसे पड़ाव को भी पार करके आगे बढ़ना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। इवन आई एम बिलोंग फ्रॉम वेरी रॉयल फैमिली, बट कहते हैं ना हर एक फीमेल को अपना सेल्फ डिपेंड होना ज़रूरी है। तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि हमारे जनरेशन में ये अलाउ नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जनरेशन चेंज हुआ, हमारी फैमिली के थॉट्स चेंज हुए, तो बहुत कुछ आगे हमने देखा, बहुत कुछ ऊपर नीचे पड़ाव देखे। इवन डिसीजन मेकर, यू नो, हमारे डिसीजंस को भी माना नहीं जाता था, लेकिन उसी को आगे फाइट करके किसी का डिसरिस्पेक्ट ना करते हुए धीरे 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 इसमें आगे मेहनत करके फिर बहुत सारे मैंने कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने की कोशिश की। कि जैसे टीचर एक ऐसा डेजिग्नेशन है कि आपके कॉन्टैक्ट्स उसमें बढ़ते ही हैं। एंड काफ़ी कुछ पेरेंट्स के बीच में, जैसे मैंने कहते हैं ना कि बहुत कम पेमेंट या ज़ीरो पेमेंट में भी मैंने काम किया है, लेकिन आज वो ज़ीरो पेमेंट्स के आगे भी काफ़ी ज़ीरो, काफ़ी नंबर्स भी लगते हैं। तो ये पड़ाव ऐसे ही नहीं मिलता है, हमें डाउन टू अर्थ होना ही पड़ता है। बिल्कुल, और मुझे भी आपसे अभी ये सब सीखने को मिल रहा है, और बहुत सारे हमारे फीमेल व्यूअर्स हैं, उन्हें भी आपसे सीखने को मिलेगा कि अपनी लाइफ को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स रास्ता तो कभी आसान नहीं होता है, और जैसे आपने अपनी जर्नी बताई उससे सुन के बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें अब प्रेरणा मिलेगी और वो ज़रूर आपसे या बट मैं तो अभी भी सीख ही रही हूँ, मैं ऐसे ही बोलना चाहूँगी। जी, मतलब ये कंटिन्यू प्रोसेस है ऑब्वियसली, क्योंकि हर एक शो में आप कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस लेके बाहर जाते हो। आरती मैम, एक सफल एंकर बनने के लिए किन खास गुणों की और स्किल्स की ज़रूरत होती है? यस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई कैन से। सबसे पहले तो सी इट्स अ गॉड गिफ्ट। मैंने कहीं पर ये क्लासेस नहीं किए हैं, कुछ नहीं किए, एंड बहुत सारे मार्केट में एंकर हैं जिन्हें गॉड गिफ्ट है। एंड देखिए पूरा वर्ल्ड कॉपी करता है नेट को, लेकिन हमें खुद भी बैठना चाहिए। गांधीधाम में मैंने एक डायलॉग बहुत बार सुना है कि जो रियाज करेगा वो राज करेगा, है ना। तो जैसे पूरी दुनिया हर एक लाइन में, कोई भी बिजनेस लाइन लेना हो, सब लोग गूगल पे कॉपी मारते हैं, लेकिन कॉपी के साथ साथ आप उसमें और क्या अलग दे सकते हो। देखिए बेस्ट तो सभी होते हैं, लेकिन यूनिक कोई एक ही होता है। तो हमें वो लाखों एंकर में से एक यूनिक कैसे बनना है। देखिए आपको पेमेंट मिलता है, बहुत लोग, ठीक है, सेविंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन योर लाइफ, फॉर योर फैमिली, फॉर योर किड्स, फॉर योर पेरेंट्स, बट उसके साथ आपको अपने ऊपर भी खर्चा करना ज़रूरी है। एंकरिंग में ठीक है, आपके स्किल्स अच्छे हैं, आपका स्पीच अच्छा है, बट योर प्रेजेंटेशन इज़ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, द ग्लैमर लुक ऑफ एंकर, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। एक प्रभावित होना, लोगों के साथ बीच में बैठना, हाँ, अरे लोग अगर आपको देखते हैं ना, अरे वाओ व्हाट अ लवली लेडी, है ना,
वो कब लोगों के मुंह से ये शब्द आपके लिए निकलता है जब आप श्योर होते हो, आप कॉन्फिडेंट होते हो, है ना। आपका जो मेकअप, आपका लुक, आपका ड्रेसिंग, आपके फुटवेयर्स, यू नो, सो ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती है। एंड आप जो भी गेम्स लेते हो, इवन अगर मैं गेस्ट बन के जाऊँगी महफिल के बीच में, तो अगर मुझे 3 घंटा महफिल में बैठना है, तो अगर मैं वैरायटीज़ देखूंगी तो मैं 3 क्या, मैं 4 घंटे बैठूंगी। लेकिन कोई भी एक कंसेप्ट आप कंटिन्यू आधा घंटा लेते हो, पौना घंटा लेते हो, तो लोग बोर हो जाएंगे। सो कीप ऑलवेज चेंजिंग इन योर स्किल्स, सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स। थैंक यू मैम, आपने जो ये टिप्स बताई हैं, मुझे बिल्कुल भरोसा है कि जो भी हमारे व्यूअर्स अभी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी एंकरिंग की फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें ये टिप्स बहुत ज़्यादा काम आएंगे, और आपका जो एक्सपीरियंस आपने अभी तक शेयर किया हमारे इस पॉडकास्ट में, वो भी उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। या थैंक यू स्वीटहार्ट। जब कोई ऐसा कोई इवेंट जिसने आपके दिल पर गहरी छाप छोड़ दी हो? या ऑब्वियसली देयर वर 2 इंसिडेंट्स। फर्स्ट इंसिडेंट मैं कहना चाहूँगी फॉर माई फादर। एक्चुअली ही इज़ नो मोर, लेकिन आज भी मेरे दिल में बसते हैं। आज भी मैं कभी भी कोई भी शो, चाहे छोटा या बड़ा हो, उनको याद करके फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। तो जैसे फैमिली शोज़ रहते हैं, फैमिली इवेंट्स में हम बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, एंड जब वो हमारे बीच नहीं रहते और हम उनको याद करते हैं ना मैम, तब माइक सामने रहता है ना, तो आँखों में आंसू आ ही जाते हैं। तो वो कहता है ना कि घर में मेरे ब्रदर की शादी थी, एंड एंकरिंग करते करते मुझे मेरे पापा की याद आ गई, लेकिन और आंखें बहुत गीली हो गई थी, एंड जैसे मैंने टर्न बैक लिया एंड वापस स्माइल करके एंकरिंग चालू किया। सो दैट्स कॉल अ ट्रू आर्टिस्ट, कि सामने वाले को पता नहीं चलना चाहिए कि आप इमोशनल हो गए हो। सो दैट वाज नंबर 1। एंड नंबर 2, जुहू में एक हमारा वेडिंग शो था 3 डेज़ का, बॉम्बे जुहू JW मैरिज। तो वहाँ पर मुझे ऑर्गेनाइज़र ने मुझे बोला नहीं था कि यहाँ पर सेलिब्रिटी आने वाले हैं। सो इट वाज लाइक माय सरप्राइज टेस्ट फ्रंट ऑफ एवरीवन एंड फ्रंट ऑफ ऑर्गेनाइज़र आल्सो। सो क्या पता ऑर्गेनाइज़र सर ने मुझे मेरी परीक्षा हो रही थी शायद, मुझे पहले कुछ पता नहीं था। मेरा कंटिन्यू लाइक एंकरिंग चालू था, एंड सडनली मुझे बोला गया, एंड मैं स्टेज पर थी। सडनली मुझे बोला कि अरे मैम, जॉनी लीवर सर आ रहे हैं, द स्टैंड अप कॉमेडियन किंग ऑफ बॉलीवुड। तो मैंने बोला कौन से जॉनी लीवर सर? बोले अरे मैम अपने कॉमेडियन बादशाह। बोले क्या बात कर रहे हो, जॉनी लीवर सर आ रहे हैं? तो सडनली उनकी एंट्री भी हो गई, मुझे पहले से बोला गया नहीं था, लेकिन वो भी स्टेज ऐसे बिंदास दिल से संभाल लिया। जॉनी लीवर सर से मैंने बात भी की, अच्छे से उनका हमने वेलकम किया। नहीं तो बहुत पहले ना एंकर को इन्फॉर्म किया जाता है कि ये सेलिब्रिटी आने वाले हैं। फिर शो ख़त्म होने के बाद मुझे ऑर्गेनाइज़र सर, हिज नेम इज़ मिस्टर जॉली राजन फ्रॉम मुंबई, उन्होंने मुझे बताया कि अरे आरती बेटा, ये तो तुम्हारा टेस्ट था, बोले ये भी तुमने पार कर लिया। सो दैट वाज ऑल्सो वेरी ग्रेट मोमेंट फॉर मी। तो मतलब आपके अकॉर्डिंग एक एंकर को स्पॉन्टेनियस रहना, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है। ऑन द स्पॉट आपके सामने कोई भी चैलेंज आ सकता है, चाहे वो कहते हैं ना एंजॉय वाला मोमेंट हो, जॉली मोमेंट हो, इमोशनल मोमेंट हो। कभी कभी देखिए बेटियों की विदाई होती है, तो हमें वो माहौल में भी हमें कैसे शब्द यूज़ करने होते हैं, कैसे बिहेव करना होता है। सो दैट्स कॉल्ड अ प्रेजेंस ऑफ माइंड। क्षेत्र में ग्लैमर तो बहुत दिखता है, पर इसके पीछे का संघर्ष के बारे में आप हमें बता सकते हैं तो? यस, वेरी गुड क्वेश्चन आई कैन से। देखिए एज एन एंकर, जो मैंने इसके पहले आपको बताया कि क्या क्या होना चाहिए, है ना। अभी सपोज आई हैव वेरी गुड मेकअप आर्टिस्ट फ्रेंड्स ऑल्सो, लेकिन हर जगह वो पहुंच नहीं पाते हैं, तो हमें खुद को भी कुछ सीख लेना चाहिए। जैसे फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे खुद को रेडी होने में टाइम लगता है। तो एक कहते हैं ना पेशेंस लेवल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन योर नेचर। एंड लोगों को लगता है अरे इनको इधर घूमने मिलता है, उधर घूमने मिलता है, लेकिन सी माय हॉबीज़ आउट ऑफ स्टेशन के भी मैं शोज़ काफ़ी लेती हूँ, बिकॉज इट्स माय हॉबी। एंड कोई भी नए शहर में मैं जाती हूँ ना, तो मुझे हर कुछ नया सीखने मिलता है, नया देखने मिलता है, उसको कैसे चैलेंज को एक्सेप्ट करके हमें आगे बढ़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट,
जैसे फ़्लाइट्स कनेक्टिविटी होती है, आपको पता ही है कभी कभी कैंसिल हो जाती है, लेकिन मेरे दिमाग में वो होता है कि अरे नहीं, मैंने मेरे गेस्ट को कमिटमेंट किया है कि मैं 10 बजे तक ऑन स्टेज मैं रेडी होकर वहाँ पर खड़ी रहूँगी, तो मेरे दिमाग में वो टेंशन रहता है. सो कमिटमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट विथ योर क्लाइंट. सो अगर मैंने क्लाइंट को बोला कि मैं 10 बजे पहुँच जाऊँगी और फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी फ़्लाइट कैंसिल हो गई, तो अगर मेरा पूरा पेमेंट भी बाई कार मुझे जाना पड़े ना, चला जाएगा ना, मैं चली जाऊंगी. क्यों? बिकॉज ऑफ कमिटमेंट. आज कोई क्लाइंट, आज कोई गेस्ट आपके ऊपर डिपेंड है, तो वहाँ पर पैसे मायने नहीं रखते हैं, वहाँ पर कमिटमेंट मायने रखता है, एंड वहाँ पर आपका टाइम मायने रखता है. एंड दैट इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग टास्क फॉर यू. एंड ऐसे इंसिडेंट्स मेरी लाइफ में 3 से 4 बार हुए हैं, लेकिन गेस्ट को, क्लाइंट को मैंने पता नहीं चलने दिया कि मुझे इतना लेट हो गया, फ़्लाइट कैंसिल हो गई, ब्ला ब्ला ब्ला, यू नो, लाइक दैट. बिकॉज क्लाइंट हमेशा यू नो आपके नेचर के साथ खुश होना चाहिए, उसको एक सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए कि वो दूसरी बार भी आपको याद करे, लाइक दैट. तो मैम प्रोफेशनलिज्म कितना इम्पोर्टेंट है एंकरिंग में? जैसे Yeah, आपने बताया कि obviously. कमिटमेंट और क्लाइंट Yes. तक ये सब प्रॉब्लम्स का पता नहीं चलना चाहिए, तो आप क्या Yes, बताना yes. चाहेंगे कि प्रोफेशनलिज्म किस तरीके से अप्लाई होता है सी anchoring में? सपोज कभी कभी क्या होता है मैम, शादी वाला घर होता है, मेहमान होते हैं, तो जो क्लाइंट्स होते हैं उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, तो कहीं ना कहीं टाइम लेट हो जाता है. मुझे बोला गया है आप 10 बजे रेडी होना, रेडी रह के आप स्टेज पर रेडी रहना, मैं 9:45 बजे से वहाँ पर हूँ, लेकिन कभी कभी शो चालू होता है 11:30 बजे, 12 बजे, तो वो पेशेंस लेवल आप में होना ज़रूरी है. बिकॉज हमारे गेस्ट भी जानबूझ के लेट नहीं करते हैं, तो वहाँ पर आपका जो टेम्पर लेवल है वो बहुत ही डाउन होना चाहिए. हमें गुस्सा नहीं होना है, हमें बहुत ही यू नो पोलाइटली बिहेव रखना है. हाँ, एक हम उनको इनडायरेक्टली कन्विंस कर सकते हैं कि सर आप बोलो तो मैं 3 घंटा और शो में खींच लूँगी, लेकिन लास्ट में नेक्स्ट आपके भी दूसरे शोज़ है, तो हमें भले हम थोड़ा सा लिमिटेड शो यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर करें, लेकिन अच्छा करेंगे. आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए. सिर्फ एक ही लाइन बोल दो ना मैम कि ये आपका नहीं हमारा शो है, ऐसे करके हम कंप्लीट कर देंगे, आप बेफिक्र हो जाओ. तो एक अपनापन अगर आप जताओगे ना क्लाइंट के साथ, तो वो बहुत ही यू नो टेंशन फ्री हो जाता है, और हमारा काम भी कहते हैं ना ईजी हो जाता है. वो कहते हैं ना एंकर के जो शब्द होते हैं ना, वही आपके हथियार होते हैं, वही असली टूल्स होते हैं. जी मैम, तो आपने आज काफ़ी सारे मिसकंसेप्शन क्लियर कर दिए जो काफ़ी लोगों को होते हैं जो इस फील्ड से बिलोंग नहीं करते हैं. थैंक यू मैम. एग्जैक्टली. प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और आप अपने लिए मी टाइम कैसे निकालते हैं, पर्सनल टाइम कैसे मिलता है आपको? This is also a very good question, and Dimple, I'm so much impressed by you with your all questions, because even I'm so much lucky to have with you and your team. Ma'am, we are very lucky that right now I'm hearing so much of like information Yes, and yes. so much of like the guidance from a true Yes. host. Thank you so much, Thank you. ma'am. मैम कैसा होता है ना मैम, सीज़न में बहुत ही बैक टू बैक, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि मुझे खुद को रेडी होने में टाइम लगता है, तो बैक टू बैक क्या होता है ना, आई विल गिव यू एन एग्जांपल. सपोज़ 11 बजे पूल पार्टी है, फिर हमें लंच टाइम दिया जाता है डे टाइम में, तो मेरे पास 1 ही घंटा होता है, 2 से 3 मुझे लंच भी करना है और रेडी भी होना है. एंड मैं ठीक है, मेरा कभी कभी डे ऑफ द मिल स्किप हो भी जाता है, लेकिन मैं मेरे प्रेजेंटेशन पे बहुत ध्यान देती हूँ कि चलो यार खाना पीना तो होता ही रहेगा. तो वो 1 घंटे का जो गैप है ना, उसमें मुझे रेडी होने के लिए मैं भाग जाती हूँ, क्योंकि मैं लंच थोड़ा स्किप कर लेती हूँ, एंड वो स्किप नहीं भी करना चाहिए, लेकिन साथ में थोड़ा यू नो न्यूट्रिशंस, ड्राई फ्रूट्स, ऐसे कुछ हेल्दी चीज़ें मैं मेरे पॉकेट में रख देती हूँ, बिकॉज बाहर का खाना वैसे भी पसंद नहीं आता है हमें. तो वो 1 घंटा होता है ना, चैलेंजिंग वाला होता है, क्योंकि बैक टू बैक पूरे दिन में 3 शोज़ हो गए, पूल पार्टी, हल्दी एंड संगीत, तो बंदा कहाँ कहाँ पहुँच पाएगा. जो ब्रेक होता है वो हमारा रेडी होने में टाइम चला जाता है, क्योंकि जब तक होस्ट, एंकर, एमसी ऑन स्टेज नहीं आता है तब तक पीपल गैदरिंग नहीं होता है. सो हमारे जो भी गेस्ट आता है शो में, उनके लिए फर्स्ट फेस एंकर होता है, द ग्लैमर लुक एंकर होता है. सो एक टेंशन होता है कि नहीं, अगर क्लाइंट ने 7 बजे बोला है तो हमें 6:30 बजे वहाँ पहुँचना होता है, कोऑर्डिनेट करना होता है, डीजे ऑपरेटर, द डेकोरेटर, सबके साथ कोऑर्डिनेट करना होता है, तो जल्दी पहुँचना पड़ता है.
तो ये सारी चीज़ें जो बैक टू बैक होती है ना, तो हमें कहीं रेस्ट नहीं मिलता है, हमें कहीं आराम नहीं मिलता है एज वी आर ह्यूमन बीइंग। तो कभी हम कुछ डिसीज़ हो जाती है, हम बीमार पड़ जाते हैं, तो नेक्स्ट शोज़ के लिए, क्योंकि एक शो नहीं होता है ना मैम, बहुत सारे शोज़ होते हैं बैक टू बैक सीजन में, तो हमारा जो कमिटमेंट है कभी कभी क्लाइंट के साथ हम उनकी डिमांड पूरी नहीं कर पाता है। सपोज एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ था मैम, लिटरली आई वॉज हॉस्पिटलाइज। बॉम्बे का कॉरपोरेट शो था, 2 दिन का शो था, एंड वहाँ पर तो काफ़ी जो कुछ लेवल होते हैं बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। वो हमें हायर करने से पहले इंटरव्यू लेते हैं कि इनका वॉइस स्किल कैसा है, इनका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, तो सब हो गया था। एंड यू वॉन्ट बिलीव 4 से 5 एंकर में से मेरा सिलेक्शन हुआ, तो आई वॉज रियली हैप्पी एंड आई वॉज रियली प्राउड माई सेल्फ। एंड माई पापा भी तभी थे, तो अरे बेटा इतना अच्छा चांस मिला है, सो बहुत अच्छे से काम कर रही हूँ। एंड लिटरली मैं बीमार हो गई, सो 2 days आई वॉज हॉस्पिटलाइज। तो तभी मुझे बहुत अफसोस हुआ, लेकिन एक चीज़ ये भी आई कि ध्यान में, तभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमें हमारा जो डे ऑफ द मील है, कि हमारी बॉडी भी कुछ मांगती है, बॉडी को भी रेस्ट चाहिए। अगर कहते हैं ना, पापा का एक डायलॉग था कि जवानी में आप अपनी बॉडी, आप अपनी हेल्थ को संभालो, आगे की एज में हेल्थ आपको संभालेगी। सो दीज वर्ड्स मैटर्स अ लॉट। जब हम हमारे खुद के ऊपर जब ये होता है ना, तब हमें रियलाइज़ होता है। सो द फूड, द टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ। मैम इस स्टेज पे आपकी प्रायोरिटीज़ अब क्या क्या है, मतलब हेल्थ की, जैसे आपने हेल्थ पर्सपेक्टिव से बात की, तो आज जैसे आपने बताया कि उस टाइम पे आपको रियलाइजेशन हुआ, तो आज आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखती हैं? मतलब यस, ऑब्वियसली मैं तो बहुत ध्यान रखती हूँ। एंड सी, गर्ल्स को कभी कभी बहुत सारे, हर एक गर्ल्स को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। सो आई एम सो मच अवेयर अबाउट दिस। तो मैं मेरे खाने पीने का ध्यान रखती हूँ, जैसे मॉर्निंग क्या लेना है, लंच टाइम पे क्या लेना है, इवनिंग में जैसे लेट नाइट खाना पीना मैंने छोड़ दिया, क्योंकि हमारी हालत ऐसी हो जाती थी ना मैम कि रात को कभी कभी गुजरात के शोज़ 1 बजे 2 बजे कंप्लीट होते थे, जबकि पुणे में तो इट्स वेरी स्ट्रिक्ट, पुणे में 11 बजते ही ना शोज़ बंद करवा। 2023 में ही आप सामना आए थे और आपने पैराडाइज नवरात्रि का इवेंट होस्ट किया था, और उसी टाइम पैराडाइज नवरात्रि को अवार्ड मिला था बाय द समाज, विश्व गुजराती समाज, जिनके चीफ कन्वीनर हैं मुख्यमंत्री हमारे जो अभी हैं भूपेंद्र भाई पटेल। तो उस टाइम आपका अनुभव कैसा रहा, मतलब एज अ होस्ट आपके लिए क्या मोमेंट था, आपको कैसा उस टाइम फील हुआ? एंड इट वॉज रियली प्राउड मोमेंट फॉर मी। एंड बहुत ही अच्छा लगा था कि इतने सारे बड़े महानुभव के बीच में हम यहाँ पर हैं एंड एक होस्ट करने का मौका मिला। एंड जितने भी ऑर्गेनाइजर्स टीम थी, दैट टीम वॉज ऑल्सो वेरी बेस्ट एंड वेल ऑर्गेनाइज नवरात्रि ऑफ पैराडाइज नवरात्रि एट गांधीधाम। इवन पैराडाइज, पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग। वो नवरात्रि में इतना कंफर्टेबल फील हुआ था, एज लाइक अ फैमिली मेम्बर, such as like a स्वर्ग वाली नवरात्रि आई कैन से। सो इट वाज वेरी ग्रेट मोमेंट विद ऑल डिग्निटरीज। मैम बस एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि आपके करियर में अभी तक जब से आपने शुरू किया तब से लेके आज तक आपकी फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा, और कितना मायने रखता है आज के टाइम पे कि जैसे हम यंगस्टर्स हैं, उनको मतलब लगता है कि नए नए एक्सपीरियंस लेने चाहिए, बाहर जाना चाहिए, फ्रेंड्स के साथ घूमना चाहिए, बट फैमिली का कितना महत्व है? आज आप इस पोजीशन पे पहुंच गए हैं जहाँ आपके पास सब कुछ है, सब अवेलेबिलिटी है, सब फैसिलिटी, फिर भी फैमिली का क्या रोल है आज आपकी लाइफ में? That is also very most important role in your life because family members, मेरी लाइफ में भी मेरे फैमिली मेम्बर्स ने काफ़ी सपोर्ट किया है। रियली सारे फैमिली मेम्बर्स ने इतना सपोर्ट किया है ना, इसलिए कहीं ना कहीं आज मैं मुकाम पर हूँ। इवन मेरे जो इवेंट लाइन में भी मेरे सीनियर्स हैं, मेरे वेल विशर्स हैं, मेरे क्लाइंट्स हैं, उन लोगों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया। तो एक फीमेल के लिए सपोर्ट होना, बोले फीमेल खुद भी एक सपोर्टर होती है दूसरों के लिए। तो कहते हैं ना कर्म अच्छे करो, है ना, भगवान अपने आप आपके पीछे है ही।